उस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था कि कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराता था। अगर कोई व्यक्ति वहां चला भी जाता तो उसका अंजाम सिर्फ मौत ही होता था। आखिर ऐसा होता क्या था वहां पर? जब तक मैं उस रेलवे स्टेशन के बारे में हो रही बातों को सुनता, उससे पहले ही मैं वहां पहुंच गया। उस जगह पर जाकर मुझे वो पता चला जो मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। मैंने देखा कि दोस्तों, मेरा नाम रवि है। अपने शहर में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भैया मुझे अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए। वहाँ पर ही भैया मुझे नौकरी की तैयारी करवाने लगे। दरअसल मेरे बड़े भैया आर्मी में थे और उनकी ड्यूटी दिल्ली में ही थी। इस वजह से तो उन्हें दिल्ली में ही रहना था, लेकिन मैं अपने शहर पालनपुर में ही रहता था। इसलिए मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा यहाँ पर रहना भैया को ठीक नहीं लगा और वह मुझे अपने पास दिल्ली ले गए। दरअसल मेरे माता पिता की मौत के बाद मेरे बड़े भैया ने मेरा पालन पोषण किया था, लेकिन पालनपुर में एक अच्छा कॉलेज होने की वजह से मुझे वहाँ पर ग्रेजुएशन करना ठीक लगा। और वैसे भी मेरे बचपन के दोस्त वहीं पर ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मुझे उनके साथ रहना ज़्यादा ठीक लगा। इसी वजह से मैं पालनपुर में ही ग्रेजुएशन करने लगा। भैया को यहाँ मेरे रहने से आपत्ति थी। वह मुझे ग्रेजुएशन दिल्ली में ही करवाना चाहते थे, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और मुझे वहीं पर रहने दिया। मैं अपने दोस्त के घर रहता और अपनी पढ़ाई करता था। अब जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो भैया ने मुझे फट से दिल्ली बुला लिया और नौकरी की तैयारी करवाने लगे। एक रोज़ मैं और भैया बैठे खाना खा रहे थे, तभी भैया के ऑफिस से कोई आदमी आया और कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता के फ़ोटो के साथ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जिस वजह से तुम्हारे प्रमोशन में काम आएंगे। अब भैया के प्रमोशन की बात सुनकर तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया अपने प्रमोशन के लिए काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे। दोस्तों, आप मेरी कहानी सुन रहे हैं और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। और आज वह दिन आ गया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी। लेकिन दिक्कत तब आन पड़ी जब माँ पापा के सारे डॉक्यूमेंट्स पालनपुर में थे। मैंने भैया से कहा कि मैं जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ, साथ में ही 2 दिन अपने दोस्तों के साथ भी मस्ती कराऊंगा। लेकिन भैया को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि भैया को लगता था कि पालनपुर में मेरा दिल लग जाता है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मैं इस कदर डूब जाता हूँ कि उनके पास आने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए भैया नहीं चाहते थे कि मैं पालनपुर में जाकर वहीं पर रहने लग जाऊँ। इसलिए वह बोले कि तुम यहीं रुको, मैं ही जाकर ले आता हूँ। भैया पालनपुर अब पापा और मम्मी के डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए चले गए। उन्हें गए हुए 2 दिन हो गए। जब उनके वापस आने का दिन था तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो कहने लगे कि मुझे किसी ज़रूरी काम से मुंबई जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पालनपुर से सीधा मुंबई के लिए निकल जाता हूँ और मुंबई अपना काम निपटाकर मैं सीधा दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अब मुझे भैया के बिना एक पल भी चैन नहीं रहता था। जब वह मेरी नज़रों के सामने होते थे तो ही मुझे सुकून मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे बड़े भैया के आर्मी के दौरान किसी दुर्घटना में कमर में दर्द रहता था, इसलिए वे सफ़र भी ज़्यादा नहीं तय कर पाते थे। ज़्यादातर उनके सफ़र में मैं उनके साथ ही होता था, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मैं उनकी सहायता कर सकूं। लेकिन इस बार मुंबई तक का सफ़र वो अकेले ही करने वाले थे, इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र सता रही थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया। खैर, भैया मुंबई के लिए निकल गए और मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा। भैया को मुंबई गए हुए 5 दिन निकल गए। ना ही तो उनका कोई फ़ोन आया और ना ही उनका कोई मैसेज आया। अब तो घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने पालनपुर में सब जगह पता करवाया तो मुझे पता चला कि वह तो मुंबई के लिए निकल गए थे और मुंबई वहाँ जहाँ पर जाने वाले थे वहाँ पर भी मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि भैया तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। आखिर भैया गए कहाँ?
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और पालनपुर में सीधा दिल्ली बुला लिया और भैया की खबर निकलवाने लग गए। तभी मुझे पता चला कि जबलपुर में एक स्टेशन है जहाँ से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन जाती है। इसलिए भैया जबलपुर के लिए स्टेशन पर गए होंगे सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन जब से वो स्टेशन पर गए थे उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। ना तो वे मुंबई के ट्रेन में चढ़े और ना ही वापस गए। जबलपुर के स्टेशन में घुसते हुए उन्हें कैमरे के अंदर देखा गया, लेकिन उसके बाद से वे कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। स्टेशन के अंदर भी किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी कि आखिर स्टेशन में ऐसा क्या हुआ। मैं अपने दोस्तों के साथ फ़ौरन जबलपुर के लिए निकल पड़ा और भैया का पता लगाने के लिए जब हम जबलपुर में पहुँचे, हम जब स्टेशन के अंदर गए तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा, मानो मेरे पीछे कोई लड़की घूम रही है। लेकिन मेरे दोस्तों को वो आहट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। खैर, मैंने इसे अपना वहम समझकर टाल दिया और अपने काम में लग गया। सब लोग भैया के बारे में पता करवा रहे थे, लेकिन पता करवाते किससे? स्टेशन में तो कोई इंसान नहीं था, सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग घूम रहे थे और उन्होंने तो भैया को पहचानने से इनकार कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि हमने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। लेकिन स्टेशन से बाहर लगे कैमरे में साफ पता चलता है कि भैया स्टेशन के अंदर गए थे, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं निकले और ना ही कोई ट्रेन पकड़ी थी। तो आखिर भैया गए कहाँ होंगे? इसी स्टेशन के अंदर। लेकिन हमने स्टेशन के अंदर हर एक जगह को देखा, लेकिन भैया का कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर करें तो भी क्या करें? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हमें मुंबई जाना चाहिए। हो सकता है कि वह मुंबई चले गए हों और किसी को आधी अधूरी जानकारी हो कि वह ट्रेन में नहीं चढ़े। खैर, यही सब सोचकर हम लोगों ने टिकट करवाई और मुंबई के लिए जाने लगे। मैं और मेरे चारों दोस्त जाकर ट्रेन में बैठ गए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नरेश कहने लगा कि मैं अभी जाकर पानी ले आता हूँ, उसके बाद ट्रेन चल जाएगी तो दिक्कत होगी। वो पानी लाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह ट्रेन में नहीं आया। आखिर नरेश कहाँ चला गया था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ट्रेन चलने का भी टाइम हो गया और आखिर में ट्रेन भी चलने लगी, लेकिन नरेश का कोई अता पता नहीं था। उसका ना फ़ोन लग रहा था। आखिर नरेश कहाँ पर चला गया? तभी स्टेशन के बाहर बनी कैमरा रिकॉर्डर की दुकान, जहाँ पर हमने भैया की खोज निकलवाई थी, हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और पूछा कि नरेश क्या स्टेशन से बाहर चला गया। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप लोग जब स्टेशन के अंदर गए थे वह रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, लेकिन स्टेशन से बाहर ना तो आप आए और ना ही आपका कोई दोस्त आया। आखिर स्टेशन के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि इंसान इसके अंदर आता तो था लेकिन वापस नहीं जाता था? वहीं मेरे भैया भी स्टेशन के अंदर गए, लेकिन वह बाहर जाते हुए दिखाई नहीं दिए। और नरेश भी पता नहीं पानी लाने के लिए गया था और अचानक कहाँ गायब हो गया। अब तो मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले मैंने अपने भैया को खो दिया और अब मैंने अपने प्यारे दोस्त को। अब इन लोगों को कैसे ढूंढूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पास में बैठा मेरा दोस्त वरुण मुझसे कहने लगा कि मैं अभी बाथरूम होके आता हूँ, फिर हम लोग कोई हल निकालेंगे। वरुण बाथरूम करने के लिए गया तो थोड़ी देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हम लोग दौड़कर उसके पास गए तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस यूं ही आवाज़ निकल गई। वह हमारे पास आकर बैठ गया। लेकिन जब से वरुण बाथरूम करने के लिए गया था उसके बाद से उसका बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ था, मानो उसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया। वह ना ही तो कुछ किसी से कोई बात कर रहा था, ना ही कुछ खा पी रहा था, बस गुमसुम सा बैठा रहा। हम लोगों ने उसे पूछने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वरुण ने कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और अपने दुखी मन से वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद हम लोगों की आंख लग गई। जब आंख खुली तो हमने देखा कि वरुण हमारे पास नहीं था। हमने ट्रेन का पूरा डिब्बा छान मारा, लेकिन वरुण कहीं पर भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन पर कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी। तभी हमने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि जब पिछला स्टेशन आया था तो वहाँ पर एक लड़के ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब हम लोगों ने इंटरनेट के दौरान आत्महत्या करने वाले लड़के का फ़ोटो देखा तो वरुण ही था। अब तो मैं बिल्कुल टूट चुका था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। वरुण भला क्यों आत्महत्या करेगा और उसने ट्रेन से कूदकर क्यों जान दे दी। थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आता है जो कि पुलिस स्टेशन से था। वो कहने लगे कि जबलपुर स्टेशन में तुम्हारे भैया की लाश मिली है और उन्हें बिल्कुल बेरहम तरीके से मारा गया है। आखिर मेरे भैया का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता था जो जबलपुर के स्टेशन में उन्हें मार देगा। अभी भी मुझे स्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था, ना ही मैं इन सब के बारे में कुछ जान पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पहले मेरे भैया को मार दिया, उसके बाद से नरेश पानी लाने के लिए गया जो वापस नहीं लौटा, और उसके बाद वरुण ने आत्महत्या कर ली। अब तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरे दोस्त मुझे संभालने वाले थे लेकिन वो भी एक एक करके मुझे छोड़कर जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुंबई किस बात के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेन पर चढ़ ही गया हूँ तो मुझे मुंबई पहुँच ही उतरना पड़ेगा। मैं चाहता था कि वापस जबलपुर चला जाऊं और अपने भैया को देखूं और मेरे दोस्तों का पता लगाऊं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। तभी थोड़ी ही देर बाद अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो मेरे बाकी के दो दोस्त अपने आप सीट से उठकर स्टेशन पर उतर गए। मैं उन्हें आवाज़ देता रहा लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वह सीधा स्टेशन के अंदर चले गए। स्टेशन भी बहुत बिल्कुल सुनसान था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग यहाँ उतरे क्यों हैं। जब मैं उनके पीछे पीछे अंदर गया तो वहाँ पर बनी एक डिग्गी में उन दोनों ने जाकर छलांग लगा दी और उस पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब तो इस दुर्घटना ने मुझे अंदर से पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया था। आखिर एक एक करके सबके साथ यह हो क्या रहा था। पहले भैया की मौत, उसके बाद नरेश का गायब होना, उसके बाद वरुण ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली, अब बाकी के दो दोस्त ने भी डिग्गी में आकर आत्महत्या कर ली। अब तो मेरे समझ से सब कुछ दूर जा रहा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था जिनसे मैं हेल्प मांग सकूं। तब से मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि पीछे से एक औरत मेरी तरफ आ रही है। धीरे धीरे वह अपने कदम मेरी तरफ ही बढ़ा रही है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई, हाथों में मेहंदी, चूड़ियाँ और नई नवेली दुल्हन की तरह मेरी ओर चली आ रही है। मैं उन्हें काफ़ी पूछने की कोशिश कर रहा था, आप कौन हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और अपने कदम मेरी ओर बढ़ाए जा रही थी। जब अचानक वह मेरे पास आ गई तो उसने सीधा मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उठा लिया। मैं तो बिल्कुल घबरा गया। जब उसका घूंघट उतरा तो उसकी शक्ल देखकर जो मैंने देखा, उसके बाद तो मैं समझ गया कि सारा माजरा क्या है। दरअसल यह वही औरत थी जिसे मैं ग्रेजुएशन के दौरान प्यार करता था और हम लोगों ने शादी करने का फैसला किया। दरअसल उसका नाम नीता था। नीता काफ़ी गरीब खानदान की थी और हम लोग अमीर थे, लेकिन मुझे नीता से प्यार था। तब नीता के घर वालों को हमने मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। तो नीता ने मेरे साथ भागने का प्लान किया और हम लोग भागने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों को जबलपुर स्टेशन के ऊपर मिलना था। मैंने अपने भैया को भी यह बात बता दी थी कि मैं नीता को लेकर भागने वाला हूँ, आप जबलपुर स्टेशन पर आ जाइए। भैया ने मेरे बाकी के दोस्तों को भी वहीं पर बुला लिया कि उनकी हेल्प हो जाएगी। भैया कहने लगे कि हम लोग जबलपुर स्टेशन के ऊपर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तुम और नीता वहीं पर आ जाना। भैया मुझे लेकर जबलपुर स्टेशन पर पहुंच गए। हम नीता के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन नीता वहां पर नहीं पहुंची। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। तभी नीता ने मेरा गला जोर से दबाते हुए कहा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मुझे अपने प्यार में डालकर मुझे धोखा दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नीता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है और उसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गईं। तभी नीता ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगी कि तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है ना। तभी मैंने नीता से कहा कि हाँ, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। तभी नीता कहने लगी कि मुझे तुम्हारे भैया का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि तुम मुझे जबलपुर के स्टेशन के पीछे वाले गार्डन में मिलो, तुम भी वहीं पर हो, वहीं पर हम लोग सारी बातें करेंगे। मैं तुम्हारे भैया के कहने पर
जबलपुर की स्टेशन के पीछे बने गार्डन में जा पहुंची। वहां पर जाकर मैंने देखा तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे चारों दोस्त खड़े थे। तुम्हारे भैया मुझसे कहने लगे कि मैंने तो अपने भाई के सामने तुम्हें हमारे घर की बहू बनाने का नाटक किया था, लेकिन असल में तो तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम हम लोगों के घर में दुल्हन बनकर आओ। इसलिए अगर तुम जिंदा रही तो तुम उसकी हो जाओगी, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। और तुम्हारे भैया और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मुझे वहां पर मारकर जमीन में गाड़ दिया। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था। मैंने नीता को काफ़ी समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तो भैया ने ऐसे बोला कि नीता तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर चुकी है और वह अपने घर वालों की बातों को मान चुकी है, इसलिए वह यहाँ नहीं आई और मुझे बहला फुसला कर दिल्ली लेकर चले गए और धीरे धीरे तुम्हें भुलवा दिया। लेकिन नीता कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे तो उसी दिन जान से मार दिया गया था जिस दिन मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए जबलपुर स्टेशन पर आ रही थी। सारी गलती तुम्हारे भैया और दोस्तों की थी, इसलिए मैं उन लोगों को भी मार चुकी हूँ। एक एक करके सभी को मार दिया और उसके बाद से मुझे हर लड़के से बिल्कुल नफरत सी हो गई है। खास तौर पर तुम्हारे भैया की उम्र के लड़कों के। जब भी उस स्टेशन पर कोई भी तुम्हारे भैया की उम्र का लड़का आता था, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। तभी मैंने नीता को काफ़ी समझाया और उसे कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी नीता ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा। यह बोलकर नीता वहाँ से गायब हो गई और मैं जैसे तैसे घर पर आया और रोने लगा। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था कि बेचारी नीता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। अगर भैया को मेरी शादी उससे नहीं करवानी थी तो उन्हें राजी ही नहीं होना था। आखिर उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें सबसे बड़ी गलती थी किसकी। नीता की गलती थी क्या, जिसने मुझे बेइंतहा प्यार किया, या मेरे दोस्तों की गलती थी जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, या मेरे बड़े भैया की गलती थी जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया और मुझे पाला पोसा, या फिर मेरी गलती थी कि मैंने इन सब के ऊपर विश्वास किया। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।